लास्ट टाइम हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ में मैंने आपको समझाया था कि जो ग्राफ्स एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है एक्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, उन ग्राफ्स के क्या कंक्लूजन रहे हैं। उसमें टी डब्ल्यू एंगलमैन जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द एक्शन स्पेक्ट्रम। और उनके जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारा सारा जो बेसिक है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग वो बेसिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उस पर बेस्ड होगा। अब अल्टीमेटली हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट के एक्सपोजर का जरूरत पड़ता है, और साथ ही साथ में इन सारे कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करने वाला जो फोटोपिगमेंट्स है जिनको आप क्लोरोफिल कहते हैं उसका बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मेजर रोल है। तो अगर हम उन सारे प्रोसेसेस की बात करें जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस करने का गोल क्या है प्लांट का, कि वो अपना खाना या ग्लूकोज खुद मैन्युफैक्चर कर सके। अब फोटोसिंथेसिस को हम दो कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। एक वो कैटेगरी है फोटोसिंथेसिस की या वो प्रोसेसेस है फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व जो कि लाइट डिपेंडेंट है, जिनको आप लाइट डिपेंडेंट कह सकते हैं या फिर लाइट रिएक्शंस कह सकते हैं। इनको एनसीईआरटी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के नाम से भी मेंशन करती है। और दूसरे वो रिएक्शंस या प्रोसेसेस हैं फोटोसिंथेसिस में जो लाइट इंडिपेंडेंट है। अब देखिए यहां पे मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं वो बोल रहा हूं लाइट इंडिपेंडेंट। इनको आप डार्क रिएक्शन या फिर आप इनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कार्बन रिएक्शन भी कह सकते हैं। बोलने के लिए तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, बट कोई ये कहे कि ये टोटली इंडिपेंडेंट है लाइट के एक्सपोजर से या इसको लाइट के एक्सपोजर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात यहां पर सही नहीं होगी, क्योंकि ये लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। खास तौर पर इन रिएक्शंस में जो लाइट डिपेंडेंट या लाइट रिएक्शंस है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है या डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं सनलाइट को और प्रोड्यूस करते हैं एटीपी। और ये जो रिएक्शंस हैं ये एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, तो ये इन्हीं के एटीपी को यूज कर कर कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर की फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद उस CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि अल्टीमेटली ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिर्फ बोलने का तरीका ये है कि ये डायरेक्टली लाइट के एक्सपोजर पे डिपेंड नहीं करते, बट ये डायरेक्टली लाइट के एक्सपोजर पे डिपेंड करते हैं। अब हम एक एक करके इन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो एटीपी की मैन्युफैक्चरिंग है या सिंथेसिस है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के द्वारा, ये किस तरह से की जाती है, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखिए एक प्रोसेस होता है फोटोल्यूमिनेसेंस। अब फोटोल्यूमिनेसेंस जो प्रोसेस है इट इज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड आई होप कि आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की या होगी या आपने उसको समझा होगा। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या कहें फोटोल्यूमिनेसेंस एक सिंपल सा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या है कि एनर्जी जो कि लाइट की फॉर्म में अगर किसी मॉलिक्यूल पे गिरती है, मैं यहां पे मेंशन करूंगा ये जो मॉलिक्यूल है मैं क्लोरोफिल कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोपिगमेंट्स ही हैं जो आपके लाइट के एक्सपोजर को यूटिलाइज करके एटीपी को जनरेट करवा रही है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे जब एक मिनिमम एनर्जी का फोटोन, क्योंकि आप सबको पता होगा कि फोटोन टर्म हम यूज करते हैं पैकेट ऑफ एनर्जीज के लिए, ठीक है। जब एक मिनिमम एनर्जी का फोटोन क्लोरोफिल जैसे मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट होगा या गिरेगा, तो क्या होगा, क्लोरोफिल के एक स्पेशल एलिमेंट जो है मैग्नीशियम, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस एनर्जी को गेन करेगा। और जैसे ही वो एनर्जी को एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस के अगेंस्ट या कहें उनको ओवरकम कर जाएगा। और जैसे उन्हें ओवरकम कर जाएगा तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा, क्योंकि अब उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ चुकी है
और वो इलेक्ट्रॉन अपने उस ऑर्बिट को छोड़कर एक हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, क्योंकि जब तक वो ऑर्बिट में था वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे था, उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे थी, वो स्टेबल था। पर जैसे ही उसने फोटोन से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन किया, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया। अब हाई एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इट्स अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल है, ये ज्यादा देर तक यहाँ पे टिकने नहीं वाला। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, उस हाई एनर्जी स्टेट को छोड़कर वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आना पड़ेगा। अब इस दौरान क्या होगा, जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन से ली थी, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसे लिबरेट करना पड़ेगा, जो कि लाइट या हीट की फॉर्म में लिबरेट हो सकती है। ये दोनों ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जीज है, तो उसमें समझाने की मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं कि जिस प्रोसेस में एक फोटोन आया, उसने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे अपने आप को इंसिडेंट, मतलब उसका इंसिडेंस हुआ, और उसके बाद उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया, बट हाई एनर्जी स्टेट पे वो ज्यादा देर तक वहां पे टिक नहीं पाया क्योंकि वो अनस्टेबल था। तो उसने अपनी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट या हीट की फॉर्म में रेडिएट कर दी, और इस प्रोसेस को कहा गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप कह सकते हैं, बट हम बायोलॉजी के अंदर इसको फोटोल्यूमिनेसेंस के तौर पर कंसीडर करते हैं। अब ये जो फोटोल्यूमिनेसेंस है एक तरह से क्या है, इट्स अ री रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी उसे वापस से लिबरेट किया गया। ठीक है, और अगर हम फोटोल्यूमिनेसेंस की बात करें तो इसमें जो एनर्जी या जो फोटोन की वेवलेंथ होगी वो डेफिनेटली कम वेवलेंथ वाला फोटोन होगा या एनर्जी होगी, और जो लाइट या हीट की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होगी उसमें जो वेवलेंथ होगी वो डेफिनेटली ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी एज कंपेयर टू फोटोन या उस लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में, क्योंकि कुछ एनर्जी यहां पर यूज भी हो गई है। अब जैसे जैसे एनर्जी यूज हुई तो वेवलेंथ बढ़ा, क्योंकि हम सबको पता है कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के या फिर कहें इंटेंसिटी के। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे आपकी अगर वेवलेंथ बढ़ चुकी है तो उसकी एनर्जी घट चुकी है, और जहां पे वेवलेंथ कम थी वहां पे एनर्जी ज्यादा थी। अब ये जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रोसेस को फोटोल्यूमिनेसेंस कहा गया। इसी प्रोसेस पे आपका लाइट रिएक्शन काम करता है। फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐड और करना चाहूंगा कि जो ल्यूमिनेसेंस है, फोटोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस है, ये दो तरह का होता है। एक होता है फ्लोरेसेंस, और दोनों के बीच में बहुत ही शॉर्ट डिफरेंस है, और एक होता है फॉस्फोरेसेंस। अब फ्लोरेसेंस के मतलब और फॉस्फोरेसेंस का मतलब यहां पे क्या है कि जहां पे एमिशन या कहें री रेडिएशन इमीडिएट हुआ, उस तरह के फोटोल्यूमिनेसेंस को आप फ्लोरेसेंस कहेंगे, और जहां पे री रेडिएशन डिले हो गया उस तरह के प्रोसेस को आप फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। कहीं कहीं पे आप फॉस्फोरेसेंस को बायोल्यूमिनेसेंस भी कह सकते हैं। बट जो हमारी फोटो पिगमेंट्स हैं वो नॉर्मली फ्लोरेसेंट पिगमेंट्स होती हैं, मतलब कि वहां पर ये जो बायोल्यूमिनेसेंस या सॉरी फोटोल्यूमिनेसेंस का जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट चलता है। जैसे ही फोटोन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे गिरता है, फटाफट इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है, फटाफट वो वापस से अपनी स्टेबल स्टेट पे आता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने फोटोन से गेन की थी उसे लाइट या हीट की फॉर्म में इरिडिएट कर देता है। तो वहां पे जो फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस हैं, खास तौर पर अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो क्लोरोफिल भी उसी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। क्लोरोफिल के अंदर भी ये प्रोसेस इमीडिएट बहुत फास्ट होता है। फॉस्फोरेसेंस जैसा प्रोसेस देखा तो जरूर गया है, बट ज्यादातर फॉस्फोरेसेंस आपके बायोल्यूमिनेसेंस का कारण बनता है। आई होप आप सबको पता होगा कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है। तो यहां पर हमारा जो प्रिंसिपल है किसका, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का, वो किसके ऊपर आधारित है, फोटोल्यूमिनेसेंस पे आधारित है,
और फोटोल्यूमिनेसेंस भी किस तरह का, कौन से टाइप का, फ्लोरेसेंस टाइप का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं या फोटोपिगमेंट्स हैं प्लांट्स के अंदर, वो एक तरह की फ्लोरेसेंट पिगमेंट्स है जो बहुत इमीडिएट इफेक्ट शो करती हैं। ये इमीडिएटली अपनी जो एब्जॉर्ब एनर्जी है उसको री रेडिएट करती हैं। अब इसके बाद तो चलो एक प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया कि देखिए ये फोटोल्यूमिनेसेंस एक प्रिंसिपल है जिसके आधार पे आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन काम करता है। अब इनके अंदर ये जो फोटोल्यूमिनेसेंस है इसे करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? डेफिनेटली क्लोरोफिल की है। अब वो करवाया कैसे जाता है? ऐसा क्या क्लोरोफिल के अंदर चेंज आता है जस्ट ये उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, हाई एनर्जी स्टेट पे गया और फिर वो हाई एनर्जी स्टेट से वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे गया और उसने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन से रिसीव की थी उसे उसने वापस से लॉन्गर वेवलेंथ की फॉर्म में, एनर्जी या हीट की फॉर्म में उसे री रेडिएट कर दिया। तो इसके पीछे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फोटो सिस्टम्स के बारे में। बट फोटो सिस्टम्स होते क्या है? देखिए फोटो सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप ऑफ फोटोपिगमेंट्स है जिनपे जब सनलाइट इंसिडेंट होती है, जब गिरती है, तो वो सेम ऐसे फोटोल्यूमिनेसेंस ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं। अब फोटो सिस्टम के अंदर हमने दो कैटेगरीज के अंदर फोटोपिगमेंट्स को बांट लिया। कैसे? हमने कहा कि फोटोल्यूमिनेसेंस में एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिनको आप शॉर्ट में एलएचसी भी कहते हैं, इनको आप एंटीना भी कह सकते हैं। ठीक है। जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता है क्लोरोफिल ए का, याद रखिएगा। बट जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं आपके एसेसरी पिगमेंट्स के बने हुए। अब मुझे ये चीज फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में आपको एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में काफी कुछ बता चुका हूं, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है। फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो फोटोल्यूमिनेसेंस वाला प्रोसेस है वो कहां पे होता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। सिर्फ इसी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के मैग्नीशियम वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। बाकी के जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स क्या है? ये एक प्रोटीन बाउंड पिगमेंट्स है जो कि बाकी की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करती हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम में मैंने कहा कि रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर, मतलब कि हमारे पास ऑलमोस्ट 300 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स है और सारी वेवलेंथ्स सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर या कहें सिर्फ एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या वाली फोटोपिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि फोटोल्यूमिनेसेंस के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से निकालना है बाय प्रोवाइडिंग इट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब कि आप दुनिया की सबसे ताकतवर एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि सिर्फ एक वेवलेंथ जो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या कहे रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब करेगा वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के मैग्नीशियम वाले एलिमेंट से? पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? बाकी एसएससी पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन एसएससी पिगमेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की गई उन सब की एनर्जी को ये कहां पे फोकस करती है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर कर देती है, जिससे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि फोटोल्यूमिनेसेंस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के अंदर हो जाती है। और जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के अंदर फोटोल्यूमिनेसेंस हो गई तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा और वही हम चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि पूरे का पूरा प्रोसेस फोटोल्यूमिनेसेंस पे आधारित है, वो बेसिक प्रिंसिपल है उसका फोटोल्यूमिनेसेंस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोटो सिस्टम में दो चीजें, एक रिएक्शन सेंटर है, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिनको आप एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। रिएक्शन सेंटर वो जगह है जहां पे एक्चुअल में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में फोटोल्यूमिनेसेंस देखी जाएगी।
और सेंसरी पिगमेंट्स क्या करेंगी, ये बाकी की विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके उसमें से जो भी एनर्जी निकलेगी उसे ट्रांसफर कर दी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में, ताकि फोटोल्यूमिनेसेंस में एनफ एनर्जी पहुंचाई जा सके और इलेक्ट्रॉन को उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल शेल से इजेक्ट आउट किया जा सके। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि एसेसरी पिगमेंट्स शील्ड पिगमेंट्स की तरह भी काम करती है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है किसको, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। कैसे, वो नेसेंट ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, जो कि हार्मफुल नहीं होती। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फोटो सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, ये दो टाइप्स आप कह सकते हैं। फोटो सिस्टम के दो टाइप्स कौन से, एक है PS1 फोटो सिस्टम 1, एक है PS2 फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 2 को आप PS680 भी कहते हैं और फोटो सिस्टम 1 को आप PS700 भी कहते हैं। अच्छा, ये 700 और 680 का फंडा क्या है, पहले तो ये बात करेंगे। जो आपका रिएक्शन सेंटर है उसकी अपनी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वेवलेंथ की। कैसे, अगर मैं PS2 की बात करूं तो इसके जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, देखिए दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है रिएक्शन सेंटर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसकी जो मिनिमम, मैं मिनिमम नहीं कहूंगा यहां पे, मैं कहूंगा मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों मिनिमम, तो मैं कह सकता हूं यहां पे मिनिमम क्या है, एनर्जी। अब एनर्जी कहें तो बात करें इंटेंसिटी की, और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती है, घटती है। कहने का मतलब यहां पे ये है कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम इज इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी उस वेव की घट जाएगी। ये रिलेशन आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं तो सिर्फ आपका एक पर्पस सॉल्व करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या है कि फोटो सिस्टम 2 में 680 को क्यों कहा गया PS680, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है या कहे इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है वो उतनी वेवलेंथ के बराबर है जितनी वेवलेंथ 680 वाली होती है। अगर आप यहां पे वेवलेंथ को 680 से बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे आप, एक्चुअली में आप इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपने वेवलेंथ 681 कर दी तो आपकी एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो आपको लगता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वो पूरी हो पाएगी, फुलफिल हो पाएगी। खासतौर पर मैं सिर्फ रिएक्शन सेंटर पे फोकस कर रहा हूँ, मैं एसेसरी पिगमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर भी ध्यान नहीं देना, ये हेल्प करने के लिए होती है। बट रिएक्शन सेंटर अल्टीमेटली वो जगह है जहां पे फोटोल्यूमिनेसेंस जैसा प्रोसेस देखा जाता है जिससे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होना है उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के मैग्नीशियम वाले एलिमेंट से। तो आप अगर रिएक्शन सेंटर के आधार पे फोटो सिस्टम्स को डिवाइड कर रहे हैं तो फोटो सिस्टम 2 जो PS680 भी कहलाया जाता है, उसका नाम 680 इसलिए कहा गया क्योंकि उसके लिए ये वेवलेंथ मैक्सिमम है। इससे वेवलेंथ ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपके अंदर या आपके इस रिएक्शन सेंटर में फोटोल्यूमिनेसेंस नहीं होने वाली, मैग्नीशियम से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी घटा रहे हैं, मतलब एनर्जी घटा रहे हैं। तो जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी, जैसे ही वेवलेंथ 680 से ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंटेंसिटी आपकी घट जाएगी, और इंटेंसिटी जब घट जाएगी तो फोटोल्यूमिनेसेंस वहां पे नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर आप चाहते हैं कि फोटो सिस्टम 2 काम करे तो आपकी वेवलेंथ लेस देन इक्वल टू 680 नैनोमीटर होनी चाहिए, तो ही आपकी इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी और तो ही आप फोटो सिस्टम 2 से फोटोल्यूमिनेसेंस जैसा इफेक्ट देख पाएंगे। तो यहां पे वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा और यहीं पे वो इफेक्ट होगा, कंडीशन ये है। अब 680 नैनोमीटर से नीचे जितनी मर्जी वेवलेंथ आप कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि 680 एक इसकी लिमिट है, 681 करेंगे तो कहानी खत्म, फोटोल्यूमिनेसेंस नहीं होने वाली। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 680 नैनोमीटर, तभी आपके पास वो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी या एनर्जी होगी उस वेवलेंथ की या उस वेव की, और तभी आपका फोटोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट या कहीं इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाएगा फोटो सिस्टम 2 से। बाकी की वेवलेंथ, हाँ कोई ये कहे कि क्या सिर्फ यही चीज रिक्वायर्ड है,
फोटोल्यूमिनेसेंस के लिए रिएक्शन सेंटर में, तो मैं कहूंगा नहीं, ये फोटो रिएक्शन या सॉरी रिएक्शन सेंटर की रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, कैसी वेवलेंथ का वैल्यू होना चाहिए। बाकी एसेसरी पिगमेंट्स की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि एक वेवलेंथ चाहे वो 680 नैनोमीटर से कम ही क्यों ना हो, वो रिएक्शन सेंटर में इतनी एनर्जी डाल नहीं सकती कि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। इसलिए बाकी वेवलेंथ्स को यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है बाय द एसेसरी पिगमेंट्स, जिनको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या कहें एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस जो आपको याद रखना होगा, समझना होगा, ताकि आप आगे के प्रोसेसेस को समझ सकें। सेम फंडा यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 का है। अब फोटो सिस्टम 1 क्या है? अगर हम फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन सेंटर है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दोनों ही केसेस में रिएक्शन सेंटर आपके पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही होता है। ओके, अब यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी है, सेम यही बात कहूंगा, यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या कहें इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो 700 वेवलेंथ वाली वेव की है। अब अगर यहाँ पे हम देखें, सेम यही रिलेशन रहेगा, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी की। तो यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 1 तभी काम कर पाएगा अगर आपकी वेवलेंथ लेस देन इक्वल टू 700 नैनोमीटर हो, तो ही इतनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है या कहीं उस वेव में हो सकती है कि वो फोटोल्यूमिनेसेंस जैसा इफेक्ट फोटो सिस्टम 1 में या फोटो सिस्टम 700 में ला पाए। तो इनका नाम जो PS 700 PS 680 है, वो अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ रिक्वायरमेंट है, और खास तौर पर किसकी रिक्वायरमेंट? रिएक्शन सेंटर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब हम आगे का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहीं ना कहीं काम तो करते हैं, डेफिनेटली फोटो पिगमेंट से बने हुए, तो लाइट को हार्वेस्ट करने का काम या कहें फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाने का काम इन्हीं का ही होता है। ये क्या करते हैं, आपकी लाइट रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा कि जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है, वो अपने काम के आधार पे उनका नाम नहीं हुआ है, या कहें उनके सीक्वेंस ऑफ फंक्शनिंग के आधार पर उनको PS1 PS2 नहीं किया कहा गया है, बल्कि उनकी एक्सट्रैक्शन की जो सीक्वेंस थी उसके आधार पर उन्हें PS1 और PS2 का नाम दिया गया है। सबसे पहले PS1 का एक्सट्रैक्शन हुआ या डिस्कवरी हुई, फिर PS2 की एक्सट्रैक्शन हुआ या कहीं आप आइसोलेशन हुआ या उसको निकाला गया, जो भी आप समझना चाहें। बट जब काम करने की बात आती है और खास तौर पर जब ये दोनों काम इकट्ठे करते हैं, तो सबसे पहला काम PS2 करता है और उसके बाद दूसरा काम PS1 करता है। तो आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ आ गई होगी कि क्यों आप उसको PS 680 और PS 700 कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ का रिलेशन इंटेंसिटी या कहें पावर ऑफ दैट वेव के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप 680 से ज्यादा की वेवलेंथ देंगे तो आपका PS2 काम नहीं करेगा, आपको वेवलेंथ लेस देन इक्वल टू 680 नैनोमीटर रखनी पड़ेगी, तो ही आपका PS2 काम कर सकता है। और सेम यही केस अगर आप PS 700 या PS1 की बात करते हैं, तो वहां पे आपको वेवलेंथ लेस देन इक्वल टू 700 नैनोमीटर रखनी पड़ेगी, तभी आपका वो PS1 काम कर सकता है। और ये 680 और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो रिक्वायरमेंट है, ये रिएक्शन सेंटर्स की है, ना कि एसेसरी पिगमेंट्स की। एसेसरी पिगमेंट्स सिर्फ इस चीज को हेल्प आउट करती है कि ताकि न्यूक्लियर फोर्सेस को ओवरकम किया जा सके और फोटोल्यूमिनेसेंस जैसा इफेक्ट वहां पर देखा जा सके। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो फोटो सिस्टम तो हमने समझ लिया, और ये भी हमें पता लग गया कि भाई देखो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एटीपी बनने वाला है। अब एटीपी बनना किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसे क्या कहा जाता है? फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब यहां पे जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसका मतलब यहां पे क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, एडीबी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़कर एटीपी बना रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। ओके, अब क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन सारे का सारा फोटो सिस्टम पे आधारित है, अब
फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरह से हो सकता है। अगर आपको थोड़ा याद हो तो रॉबर्ट हिल और बेंडल जिनको लाइट रिएक्शन और जेड स्कीम को पढ़ने का या डिस्क्राइब करने का क्रेडिट दिया जाता है, तो हम उसी बात पे बात करने वाले, उसी टॉपिक पे बात करने वाले। ये वही चीजें हैं जहां से फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होती है। अब फोटोफॉस्फोरेशन दो तरह का है, एक है नॉन साइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में क्या है, क्यों उसे नॉन साइक्लिक कहा जा रहा है? कुछ ना कुछ ऐसी चीज यहाँ पे हो रही है जो कि मुझे लग रहा है कि एक बार जहां से निकलेगी वापस वहां पे नहीं आने वाली, और वो क्या चीज है? वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। नॉन साइक्लिक के अंदर जो फोटो सिस्टम 2 है, अब मैं फिर से कहूंगा, देखिए यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम्स काम करते हैं नॉन साइक्लिक में, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी, बट पहले काम कौन शुरू करता है? पहले काम फोटो सिस्टम 2 शुरू करता है। इसलिए मैंने ये चीज अभी आपको समझा दी है कि फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 उनके काम करने की सीक्वेंस पे आधारित नहीं है, बल्कि उनकी एक्सट्रैक्शन की सीक्वेंस पे आधारित है, इसलिए उनको नाम वैसा दिया गया। बट जब काम करते हैं तब फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है और फोटो सिस्टम 1 उसके बाद में काम करता है। अब फोटो सिस्टम 2 से जब देखिए फोटोल्यूमिनेसेंस तो होने वाली है फोटो सिस्टम्स में, अब फोटोल्यूमिनेसेंस सबसे पहले कहां पे होगी? होती तो साइमल्टेनियसली, बट ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि आपको समझाने के लिए हमें ये समझाना पड़ता है कि पहले तो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ फोटोल्यूमिनेसेंस, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर कहां जाएगा? फोटो सिस्टम 1 पे। और फिर फोटो सिस्टम 1 पे जो फोटोन गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वो अल्टीमेटली वहां से आगे इजेक्ट हो जाएगा, इजेक्ट होकर वो कहां जाएगा वो भी अभी बताने वाले हैं। वैसे मैं बता देता हूं, वो हेल्प करता है किसकी प्रोडक्शन में? NADPH, पर अभी ये टॉपिक में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके बाद हम इसी चीज पे आने वाले। NADPH प्लस H पॉजिटिव बनाता है अल्टीमेटली, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहां पे यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस दिस रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर। अब जो PS2 है, अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए लाइट दोनों पे अलग तो गिरेगी नहीं, और फोटो सिस्टम जो होते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ होते हैं? अल्टीमेटली फोटो सिस्टम्स होते हैं हमारे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पे। ये कल हम बात कर चुके हैं, आई मीन लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। फ्रेट लेमला के अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं। साथ में मैंने कहा था वहां पे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और साथ में वहां पे कपलिंग फैक्टर जिसको आप ATP सिंथेटेज कह सकते हैं या फिर CF0 CF1 पार्टिकल कह सकते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और ये मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ना कि उसके सरफेस के ऊपर, ना ही उसके सरफेस के अंदर वाले सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 पे जब सूर्य देव प्रकट करेंगे अपनी किरणों को, तो किरणें इकट्ठी ही गिरेंगी, अलग तो नहीं गिरेंगे वाली। तो फोटोल्यूमिनेसेंस भी इकट्ठा ही वहां पे देखा जाएगा कि हो रहा है, अभी इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। और फोटोल्यूमिनेसेंस में क्या हो रहा है? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दोनों से निकले, तो फोटो सिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो डेफिनेटली 100% नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास नहीं आने वाला। ना ही मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा शो किया कि इलेक्ट्रॉन वापस आए। फोटो सिस्टम 1 से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के मैग्नीशियम वाले एलिमेंट से, तो डेफिनेटली वो मैग्नीशियम एलिमेंट अनस्टेबल हो जाएगा। अब अनस्टेबल एलिमेंट ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फिर से बनाया जाए, जो कि इतना समय नहीं है, या फिर उसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फोटो सिस्टम 1 की कौन पूरा करता है? फोटो सिस्टम 2 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, जो अगेन फोटोल्यूमिनेसेंस के थ्रू निकले। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? फोटो ल्यूमिनेसेंस हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है? फोटो ल्यूमिनेसेंस हो रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी की फोटो सिस्टम 2 ने, बट फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी की? इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी की आपके वाटर की स्प्लिटिंग ने। आई होप ये वाला कलर दूसरे कलर से करते हैं। वाटर की स्प्लिटिंग, जिसमें आपका वाटर प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। यहां पे आप इसे कुछ इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, लाइक दिस। आई होप कि ये बैलेंस्ड हो गया होगा। हाँ, इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है कौन?
वाटर की स्प्लिटिंग। अब शायद आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि वाटर की जरूरत फोटोसिंथेसिस के दौरान क्यों होती है। क्योंकि अगर फोटोसिस्टम की इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी नहीं की गई तो डेफिनेटली वो फोटोसिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर में, वो अनस्टेबल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। फिर एक ही बार बस फोटोल्यूमिनेसेंस हो पाएगा, बार बार नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पर जो कि मैंने आपको एक बड़ा ब्रीफ सा बताया। अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन जो साइक्लिक वाली है, वो साइक्लिक क्यों है और साइक्लिक में इन्वॉल्व कौन होता है? साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही काम करता है। क्योंकि नाम इसका साइक्लिक है, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पे फोटोल्यूमिनेसेंस हो रही है, बट उस फोटोल्यूमिनेसेंस में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद अल्टीमेटली वापस किसके पास आता है? फोटो सिस्टम 1 के पास ही आता है। इसलिए इसका नाम साइक्लिक रखा गया। अच्छा, ये कोई कंडीशंस तो रही होंगी कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक की, हाँ दोनों ही चलते हैं साथ साथ में, ऐसा नहीं है। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस अगर आप ध्यान से देखें, वेवलेंथ की कंडीशंस है। अगर मैं आपको यहां पे, अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि देखिए, अगर मैं उनको बोलूं ना कि हाँ जी मैंने वेवलेंथ कितनी दी, मैंने वेवलेंथ दी 680 नैनोमीटर, तो कौन सा फोटो सिस्टम चलेगा? तो बच्चे बोलेंगे कि सर सिर्फ फोटो सिस्टम 2 चलेगा। अरे क्यों भाई, फोटो सिस्टम 2 क्यों चलेगा? फोटो सिस्टम 1 भी तो चलेगा, क्योंकि 680 नैनोमीटर एनफ इंटेंसिटी की वेव होती है जो आपके फोटो सिस्टम 2 को तो चला ही रही है, बट फोटो सिस्टम 1 को भी चला सकती है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 के अंदर आपको 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ आपके उसको रन कर सकती है, उसके रिएक्शन सेंटर को। तो 700 नैनोमीटर की इंटेंसिटी ज्यादा है कि 680 नैनोमीटर की इंटेंसिटी ज्यादा है? डेफिनेटली 680 नैनोमीटर की इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में या सनलाइट या व्हाइट लाइट के अंदर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ अवेलेबल है या उससे कम वाली वेवलेंथ अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आपके दोनों ही फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 काम कर सकते हैं। तब आपको यहां पे ये समझने की लॉजिक है, जिसको आप शायद इस बात से समझ सकते हैं कि भाई इंटेंसिटी को बताना चाहते हैं वो, कि कितनी इंटेंसिटी पे फोटो सिस्टम काम कर सकते हैं। पर जब आपकी वेवलेंथ मोर देन 680 बट लेस देन इक्वल टू 700 नैनोमीटर होती है, मतलब कि ये वो रेंज के बीच वाली वेवलेंथ है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर सकता है? किसकी कंडीशन या किसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है यहाँ पे? सिर्फ PS1 की। PS2 ने काम करना होता तो उसको 680 चाहिए था, बट आपकी वेवलेंथ 680 से ज्यादा हो चुकी है, और जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी PS2 को तो नहीं चलाया जा सकता, बट PS1 को चलाया जा सकता है, क्योंकि वेवलेंथ 680 से ज्यादा है बट 700 नैनोमीटर से कम या उसके इक्विवेलेंट है। अब अगर वेवलेंथ मोर देन 700 हो जाए तो भाई साहब रात हो चुकी है। मैं यही कहूंगा कि उसके बाद वो चलने नहीं वाला, क्योंकि 700 नैनोमीटर से ज्यादा जब वेवलेंथ हो जाएगी तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली उस वेव की कम हो जाएगी, और जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो ना ही PS2 तो वैसे भी नहीं चल पाएगा, और PS1 जिसके चलने के कुछ था कि भाई चल सकता था 700 अगर भी होता, तो वो उसको भी नहीं मिल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही। तो 700 से ज्यादा अगर वेवलेंथ हो जाएगी तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होगी, एनर्जी बहुत कम होगी है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब फोटोल्यूमिनेसेंस जैसे प्रोसेस को वहां पे रन नहीं करवाया जा सकता। तो अल्टीमेटली आपके फोटो सिस्टम 1 भी काम करना बंद कर देगा, या कहें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी काम करना बंद कर देगी। और अब जब ये दोनों काम करना बंद कर देंगे तो भाई साहब जो एटीपी यहां बन रहा था वो रात के समय एटीपी नहीं बनेगा। रात को बोल दीजिए या कह दीजिए जब PS1 और PS2 काम नहीं करेंगे तो एटीपी भी नहीं बनेगा, और जब एटीपी नहीं बनेगा तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिनको डार्क रिएक्शंस कहते हैं, उनको चलाने के लिए एनर्जी भी प्लांट्स या कहें सॉरी फोटोफॉस्फोरेशन के द्वारा नहीं मिलेगी, और वो भी काम करना बंद कर देगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उस वीडियो को एक बारी रिकंसीडर कीजिएगा, ताकि जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए और एक लिंक बनना शुरू हो। तो ये सारी कहानी यहाँ पे हमने बता दी है। अब हम बात करते हैं कि फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर जो नॉन साइक्लिक है
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो टाइप है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, और उसमें क्या ऐसा होता है कि देखो अल्टीमेटली मैं इस बात पे यहाँ पे एम्फसाइज करूंगा कि इसका काम भी एटीपी बनाना है और इसका काम भी एटीपी को बनाना है। बस फर्क इतना है कि यहां पे जो एटीपी का रेट ऑफ सिंथेसिस है वो थोड़ा फास्ट होता है। क्यों होता है अभी पता चले जाएगा। और यहां पे जो एटीपी का रेट ऑफ सिंथेसिस है वो स्लो होता है। बनता दोनों में एटीपी है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे कुछ और बन रहा है और यहाँ पे कुछ और मिलता है। बस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक टर्म इसलिए यूज की गई है जस्ट कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का पाथवे है वो किस तरह से फॉलो अप हो रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा वो नॉन साइक्लिक, जहां पे इलेक्ट्रॉन वापस आएगा वो साइक्लिक। नाउ लेट्स गो टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले ही कुछ चीजों को समझाने की कोशिश की है, डायग्राम में बना चुका हूँ। वैसे तो डायग्राम में सिर्फ लाइंस ड्रॉ की हैं और तो कुछ भी नहीं। देखिए ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ये मैं बता देता हूँ ये किस चीज की है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को रिमाइंड करें तो दे मैं आपको बताया था कि हल्का हल्का कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप थैलाकोइड कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ। हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो खास तौर पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं वो कॉम्प्लेक्सेस सारे के सारे थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं जिसको आप फ्रेट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन को फ्रेट मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं। तो जो ये दो लाइंस हैं ये मैंने आपको थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के बारे में या उसके जो एरिया है उसको डिफाइन किया। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन का जो एरिया होगा कुछ ऐसे, ठीक है। आई होप विजिबल है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस तरफ आप देख रहे हैं कि एक एरो के थ्रू ना, एक एरो के साथ साथ मैंने एक दो शब्द लिखे हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल। और रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर जीरो, फिर -1। और नॉर्मली रिडॉक्स पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यूज होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे, ठीक है। अब रिडॉक्स पोटेंशियल मुझे इसलिए यहाँ पे लेना पड़ा क्योंकि जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं उनके बीच में रिडॉक्स पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। अब देखिए ये बात एनसीईआरटी ने तो हल्की फुल्की की है, बट एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम है जहां पे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को थोड़ा डिफरेंट लेवल्स पे दिखाया गया है। एंड आई होप कि मैं अगर आपको एनसीईआरटी का वो पेज बताऊं तो वो 212 पेज होगा जिसके लेफ्ट अपर कॉर्नर के अंदर फोटो सिस्टम्स को कुछ एक को नीचे दिखाया गया है और एक को थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है। तो जो नीचे वाला है वो फोटो सिस्टम 2 है और जो ऊपर वाला है फोटो सिस्टम 1 है। तो ये इसलिए दिखाया गया है, डायग्राम में गलती नहीं है, वो इसलिए दिखाया गया है कि वो बताना चाहते हैं कि दोनों की सिस्टम में ही रिडॉक्स पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अब रिडॉक्स पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो नॉर्मली हम ऐसे सीख सकते हैं कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा कैपेसिटी है और किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मतलब उसके बीच में डिफरेंसेस किस तरह से रहेंगे। किसी की गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसी की लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। दैट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द वैल्यू ऑफ योर रिडॉक्स पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की बात कर रहे हैं और मैंने बताया कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपको थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स की बाउंड्रीज को बता रही है। अब थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स की बाउंड्री है तो डेफिनेटली एक तरफ मान लेते हैं इसके बाहर मैट्रिक्स होगा क्लोरोप्लास्ट का, जिसको आपने क्या बोला, और इसके एक तरफ क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का, सॉरी थैलाकोइड का, ल्यूमन, वो स्पेस। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमने ये समझाना है कि भाई एटीपी बनता कैसा है, ये किस तरह से एटीपी को बनाया जाता है। तो शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत में वही नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं
तो डेफिनेटली क्या होगा, हम फोटो सिस्टम 2 से शुरू करेंगे। फिर से वही बात, फोटो सिस्टम 2 का आप P680 भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 को डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे, थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे कि आपको उनके रिडॉक्स पोटेंशियल में डिफरेंस थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि उसका डिफरेंसेस कैसे दिख रहे हैं। PS1 2 को मैंने यहां रखा और PS1 को मैंने हल्का सा इस लेवल पे मेंशन कर दिया। फोटो सिस्टम क्या है, रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सब कुछ है। अच्छा, फोटोन्स या कहें लाइट, इन दोनों फोटो सिस्टम्स के ऊपर साइमल्टेनियसली इंसिडेंट होगी और मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। मैंने ना सरफेस, इस सरफेस के ऊपर बताया ना उस वाले सरफेस पे बताया। अब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी, व्हाट हैपेंस, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। फोटो सिस्टम 2 से, और खास तौर पे फोटो सिस्टम 2 के किस एलिमेंट से, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन सेंटर में उसके मैग्नीशियम से। और जैसे ये इजेक्ट होगा, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे जो स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं फियोफाइटिन। अब ये स्पेशल क्यों है तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बट इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर क्या नहीं होता, मैग्नीशियम एब्सेंट होता है। ठीक है जी, पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक ये रख नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू करेगा, फोटोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट है ना ये, तो डेफिनेटली वो हायर एनर्जी स्टेट पे ज्यादा देर तक तो नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा, स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। तो वो वहां से मूव करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा उसे पकड़ लिया जाएगा। अब वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कौन है, वो है आपके पास प्लास्टो क्यूनॉन। जिसको आप पी क्यू भी कह देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सपैंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े उसकी एब्रिविएशन को देखने के लिए। अब जो फर्स्ट स्टेप हुआ है जहां पे इलेक्ट्रॉन ने अपना पहली बार एनर्जी को रिलीज किया और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि ये एनर्जी एक एटीपी को या कहें फॉस्फेट बॉन्ड को बनाने में काबिल होती है। ठीक है, कैपेबल होती है, क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड्स हैं, जब बनती हैं तो एनर्जी यूज करती हैं, पर जब टूटती हैं तो एनर्जी रिलीज करती हैं। तो ये इतना एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन जब ये अपने हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करता है, कि ये एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को बनाती है और यहाँ पे एटीपी बन जाता है। अब कोई सोच रहा होगा कि सर ये वाला एटीपी है, नहीं, ये एटीपी तो बन रहा है, ये तो रास्ते के दौरान मतलब मूवमेंट के दौरान वाला एटीपी बन चुका है, बट अल्टीमेटली ये एटीपी इतना एनफ नहीं है कि डार्क रिएक्शंस को चला सके। ये इसलिए डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एटीपी बनता है उसका कुछ प्रिंसिपल, उसका वे कुछ और है। अब प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर काम करता है। कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो प्लास्टोक्विनोन इस कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाद में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, तो क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन उन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से
स्ट्रोमा में से दो प्रोटॉन को पकड़ेगा और उन्हें पकड़ के कहां रिलीज कर देगा? थैलेकॉइड के ल्यूमन में। ठीक है, अभी फिलहाल यहां पे हम इस चीज को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? आपका इलेक्ट्रॉन PS2 से जा चुका है, PS2 तो अनस्टेबल हो गया और इलेक्ट्रॉन जो जा चुका है वो वापस तो आने नहीं वाला। एक इवेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा और जो सब फर्स्ट स्टेप जो उसकी मूवमेंट का है हाई एनर्जी स्टेट से और उसके प्लास्टिक तक पहुंचने के लिए, उसमें इतनी एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी कि वहां पे एटीपी बन जाएगा। और साथ ही साथ में प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के बाद दो प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से उठाकर ल्यूमन के अंदर डाल देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। इसी के साथ साथ क्या होगा कि जो फोटो सिस्टम 2 है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो फोटो सिस्टम 2 है वो फोटो सिस्टम 2 अनस्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वहां से कहां जा चुका है, उससे इजेक्ट आउट हो चुका है। तो फोटो सिस्टम 2 को स्टेबल करने के लिए हमारे पास किस चीज का इस्तेमाल होगा? वाटर की स्प्लिटिंग का। अब यहां पे जो वाटर की स्प्लिटिंग है वो वाटर स्प्लिटिंग किस तरह से होगी? प्रोटॉन में स्प्लिटिंग होगी, इलेक्ट्रॉन में स्प्लिटिंग होगी और साथ ही साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो इक्वेशन बैलेंस कुछ इस फॉर्म में होगी, कुछ इस तरह से। और ये जो अनस्टेबिलिटी PS2 में हुई थी फोटोल्यूमिनेसेंस जैसे इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन लूज कर किया जो इसने, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर देगा? वाटर की स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स बने। इस स्प्लिटिंग प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीजन, या इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है और एलिमेंट्स के अंदर अगर खास तौर पे हम देखें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड, ये तीनों ही एलिमेंट्स जरूरी होते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि वाटर स्प्लिटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैं उसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड योर क्लोराइड। तो ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है PS2 को ताकि वो फिर से अपने आप को स्टेबल कर सके और फिर से उसके अंदर फोटोल्यूमिनेसेंस जैसा प्रोसेस रिपीट हो सके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अल्टीमेटली कहां जाएगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ तो इसने काम मिलकर क्या कर दिया, प्लास्टोक्विनोन की हेल्प से दो प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से उठाकर ल्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी एनर्जी लूज करेगा और जैसे ये फिर से एनर्जी लूज करेगा, ये एक स्पेशल प्रोटीन जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है और एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करता है, जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। ये प्रोटीन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। जो इलेक्ट्रॉन कहां से चलता हुआ आ रहा है? PS2 से निकला था, फिर फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर पे पहुंचा। उस प्राइमरी एक्सेप्टर को मैंने बताया कि वो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही होता है जिसके अंदर सिर्फ क्या नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है। और उस प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद कुछ जगहों पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं फिर से इस पे ऐड करने वाला हूँ कि इसमें जो मैग्नीशियम है जो कि सेंट्रल एलिमेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पोरफायरिन हेड के अंदर, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है प्रोटॉन्स के द्वारा। बट आप उसको याद एज इट इज करना चाहे क्योंकि ये सिंपल है याद करने के लिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मैग्नीशियम एब्सेंट है और एक स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो कि आपके इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर सबसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है। अच्छा, उसने वहां पे इलेक्ट्रॉन वहां से गया, प्लास्टोक्विनोन पे आया, प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर काम किया, दो प्रोटॉन्स को वहां से उठाकर स्ट्रोमा से ल्यूमन पहुंचाया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने फिर से एनर्जी लूज की, अब वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास पहुंच गया जो कि प्लास्टोसाइनिन है। और प्लास्टोसाइनिन क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट्स अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर रहा है।
कुछ इस तरह से। और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया जाएगा PS1 को, क्योंकि PS1 में भी फोटोल्यूमिनेसेंस हो चुका था, उसका भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुका था, और उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? जो इलेक्ट्रॉन आपके फोटो सिस्टम 2 से आ रहा है। तो हम एक बात यहां पे समझ सकते हैं कि जो प्लास्टोसाइनिन है वो एक तरह का इंटरमीडिएट है, जो कि PS2 के इलेक्ट्रॉन को उठाकर PS1 को ट्रांसफर कर रहे हैं। बाकी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट दे ऑल आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिनका कोई ना कोई पर्पस है। अब यहाँ पे जो प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को ट्रांसफर किया, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाएगा, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये भी एक स्पेशल मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल का नाम जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इट्स अ फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम PS1, और अल्टीमेटली यहां से भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे है, वापस से ग्राउंड स्टेट पे जाने की कोशिश करेगा और ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसका है मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैरियर आयरन और सल्फर को कंटेन करता है, FeS। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली लास्ट एक्सेप्टर के पास जाएगा, जिसका नाम है फेरोडॉक्सिन। तो फेरोडॉक्सिन टर्मिनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को कहां दे दिया जाएगा, कहां पहुंचा दिया जाएगा? इसके बाद इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली स्ट्रोमा के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, और स्ट्रोमा में क्या होता है? रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर NADP को 2 प्रोटॉन्स दिए जाते हैं जो कि ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स पैराडॉक्सिन से आ रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एसिमेट्री पावर की प्रोडक्शन हो जाएगी, NADPH प्लस H पॉजिटिव। और ये किसके एंजाइम के प्रेजेंस में होगी? एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है NADP रिडक्टेज कह सकते हैं आप, ज्यादा सिंपल होगा याद करना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटो सिस्टम 1 से गए, वो अल्टीमेटली किसको दे दिए गए? वो अल्टीमेटली दे दिए गए किसको? NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन हुआ NADPH प्लस H पॉजिटिव को बनाने के लिए, कुछ इस तरह से। ओके, तो यहां पे एक और चीज जो हम ऐड करेंगे वो क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि प्लास्टोसाइनिन एक तरह से मिडल मैन की तरह काम कर रहा है PS2 के इलेक्ट्रॉन को PS1 को देने के लिए। प्लास्टोसाइनिन की एक और खासियत है कि इसकी जो नेचर होती है वो सिमिलर टू साइटोक्रोम होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सारे आपके रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का पार्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जो कि जिसमें से एक साइटोक्रोम कैरियर होता है, और उसकी नेचर बिल्कुल सिमिलर प्लास्टोसाइनिन जैसी वाली होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये सब कुछ करवाने का फायदा क्या हुआ? हमें तो ATP सिर्फ एक ही मिला नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ? हमने इन सारे प्रोसेसेस में कुछ चीज को क्रिएट किया। क्या चीज है वो है प्रोटॉन ग्रेडियंट। अगर आप ध्यान से देखें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर आपके पास 3 चीजें थी जिन्होंने प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट किया। कैसे? अगर मान लेते हैं हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, मैं ये इस चीज को यहां पे कंसीडर करूंगा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में घट जाएगी, और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन
ल्यूमेन में बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपने क्या यहां पे प्रोड्यूस करवा दिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अक्रॉस दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में 3 फैक्टर्स ने काम किया। किस किस ने? देखिए, पहला फैक्टर तो ये है जो ऐड कर रहा है प्रोटॉन के अंदर, मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को ल्यूमेन में बढ़ा रहा है। वाटर की स्प्लिटिंग ल्यूमेन में होती है, जिससे ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। दूसरा, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठाकर ल्यूमेन में लेके आ रहा है थैलेकॉइड के। तो ये दूसरा फैक्टर है जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है यहाँ पे ल्यूमेन में थैलेकॉइड के। और तीसरा, जो ऑलरेडी प्रोटॉन स्ट्रोमा के अंदर है उन्हें NADP के साथ जोड़कर उनकी कंसंट्रेशन को कम किया जा रहा है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हैं जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करते हैं। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट को बना तो दिया, अब क्या किया जाएगा? अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब तोड़ा जाएगा, और तोड़ा मतलब जब प्रोटॉन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करेंगे, मतलब जब वो ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ वापस जाएंगे, तो क्या करेंगे? वो उस जाने के दौरान कपलिंग फैक्टर या कहें एटीपी सिंथेटेज जैसे मॉलिक्यूल के अंदर कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस लेके आते हैं, जिन कंफर्मेशनल चेंजेस के थ्रू एटीपी जनरेट किया जाता है या सिंथेसाइज किया जाता है। बट अभी फिलहाल के लिए वो वाला पार्ट मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की बात की, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में मैंने आपको बताया कि 3 फैक्टर्स होते हैं जो अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करते हैं। और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को ही जेड स्कीम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो या थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, देखिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे है, पहले ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, और फिर उससे ऊपर की तरफ निकल गया। तो जिगजैग मूवमेंट है ये, और ये जिगजैग मूवमेंट की वजह से ही आप इसे जेड स्कीम, क्योंकि जिगजैग मूवमेंट जो है वो जेड जैसे लेटर को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया जेड स्कीम, जो कि आपके रॉबर्ट हिल और बेंडल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। क्योंकि डिटेल स्टडी का जो क्रेडिट है लाइट रिएक्शंस का या जेड स्कीम का, वो उन दोनों को ही जाता है। तो नॉन साइक्लिक में आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला वो कभी PS1 के पास वापस नहीं आया। PS2 की अनस्टेबिलिटी को स्टेबल किया किसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा? वाटर की स्प्लिटिंग के द्वारा। और जो PS1 का जो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया था, उसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया? PS2 से जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है। और अल्टीमेटली जो इसका इलेक्ट्रॉन है PS1 का, वो उसने क्या बनाया? NADPH प्लस H पॉजिटिव बनाया। तो ये था आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। साइक्लिक में क्या होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन करके दिखाऊं अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने यहां पे कुछ चीजों को हटा दिया है, बस एक फैक्टर, फैक्टर नंबर सेकंड, वो वैसे के वैसे रखा। अगर थोड़ा सा आप समझने वाले होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन फाइलोक्विनोन को दिया, वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां गया था? आयरन सल्फाइड जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे। अब क्या होगा? जाना दोस्तों वहीं पे ही है, इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं।
अब अल्टीमेटली क्या होगा, पाइलोक्विनोन के पास जो इलेक्ट्रॉन आया फोटोसिस्टम 1 से, क्योंकि इसमें फोटोसिस्टम 2 तो इन्वॉल्व होता नहीं है साइक्लिक में, उस इलेक्ट्रॉन को सेम किसको दिया गया, आयरन सल्फाइड को दिया गया, सेम वही एलिमेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर वाला मॉलिक्यूल रहेगा। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फोटोसिस्टम 1 से, वो कहाँ जाएगा, वो अल्टीमेटली जाएगा फेराडॉक्सिन के पास। और फिर फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन पहले नॉन साइक्लिक में कहाँ जा रहा था, NADPH प्लस H पॉजिटिव को बनाने के लिए, वो भी स्ट्रोमा में, बट अब वो वहां नहीं जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको दिया जाएगा, प्लास्टोक्विनोन को दिया जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम में चेंज है, यहाँ पे आ गया आपका फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, प्लास्टोक्विनोन को। और वही सेम कहानी यहाँ पे चलेगी कि जब आपने इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को दे दिया, तो प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर सेम वही रेपिटेशन करेगा। वही 2 प्रोटॉन्स स्ट्रोमा से उठाएगा और ल्यूमेन में ट्रांसफर कर देगा। तो अल्टीमेटली ये साइक्लिक हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से वापस से प्लास्टोसाइनिन पे जाएगा, और प्लास्टोसाइनिन वापस उस इलेक्ट्रॉन को PS1 को दे देगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा, और ये जो आपके पास फोटोफॉस्फोरेशन होगी, ये नॉन साइक्लिक की जगह साइक्लिक मानी जाएगी। ठीक है, और साइक्लिक क्यों, और यहाँ पे कंडीशंस क्या है, कंडीशंस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इस टाइम आपकी वेवलेंथ क्या रही होगी, मोर देन 680 बट लेस देन इक्वल टू 700 नैनोमीटर। ये वो रेंज है वेवलेंथ्स की जो विजिबल स्पेक्ट्रम में रही होगी, तभी सिर्फ और सिर्फ PS1 काम कर रहा होगा। जब PS1 अकेला काम कर रहा होगा तो वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कर रहा होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा, जस्ट सिंगल फैक्टर, जो किसके लिए जिम्मेवार होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना साइक्लिक में सिर्फ एक फैक्टर के द्वारा बना, और नॉन साइक्लिक में तीन तीन फैक्टर्स ने हेल्प किया। तो डेफिनेटली ये बात स्वाभाविक है कि नॉन साइक्लिक के अंदर जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगा, उसका रेट एज कंपेयर टू साइक्लिक ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन बन भी, ग्रेडियंट बन भी तो बहुत फास्ट रहा है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट तो ऐसा है नहीं कि एक बार बन गया तो हमेशा वैसे रहेगा। अल्टीमेटली उस प्रोटॉन को क्या करना है, डिफ्यूज आउट होना है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो बस ये सारा काम जो है इकट्ठा हो रहा है, एक तरफ से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता जा रहा है, दूसरी तरफ से प्रोटॉन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागता जा रहा है थ्रू दो स्पेशल कपलिंग फैक्टर्स, जिसके बारे में हम थोड़ी आने वाले टाइम में बात करने वाले। तो यहाँ पे आपके पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के बीच में डिफरेंस हमें पता लग गया कि क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना, उसकी मदद से किस तरह से एटीपी को सिंथेसाइज किया गया। देखिए अगेन मैं यहां पे कहूंगा कि जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, उस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर कपलिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप एटीपी सिंथेटेज कह सकते हैं, जिनको आप CF0 CF1 पार्टिकल कह सकते हैं,
जिनको आप ऑक्सीजोम कह सकते हैं। अब इन ऑक्सीजोम का काम क्या है? पहली बात यहां पे जो हमें याद रखना है वो क्या, कि CF0 कहां होता है और CF1 कहां होता है। ध्यान हमेशा रखिएगा कि जिस तरफ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस तरफ CF0 होता है, और जहां पे कंसंट्रेशन प्रोटॉन की कम होती है वहां पे CF1 होता है। और यहाँ पे जो C है वो क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है। अदरवाइज ऐसा ही सेम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में भी आपको ऑक्सीजोम देखने को मिलेगा। अब जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को कुछ लोग, मैं वो चीज यहां पे मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी कह देते हैं। उनको आप प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कह देते हैं। तो इसमें आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पीएच डिफरेंस भी तो है। पीएच ग्रेडियंट कह दूं मैं, क्या गलत होगा? मेरे ख्याल से तो सही होगा। पीएच ग्रेडियंट क्यों बोला मैंने, अब देख लो, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जहां कम है वहां पे आपकी पीएच कैसी होगी, ऑलमोस्ट बेसिक या कहें हाई होगी। और जहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे पीएच कैसी होगी, एसिडिक होगी या कहें लो होगी। तो कहने का तरीका है, बात तो एक ही है। बात में तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि अगर ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होगी तो गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए मिचेल, मिचेल जी ने कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी। वो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ही बता रहा हूं मैं, जिसके थ्रू प्रोटॉन हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागता है और भागने के दौरान एटीपी की सिंथेसिस कर देता है। उसी की कहानी को हम यहाँ पे समझा रहे हैं कुछ इस तरह से। अब कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, किसने दी? मिचेल जी ने दी। मिचेल जी साइंटिस्ट का नाम था, एनसीईआरटी में देख सकते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को मैं कहता हूं ऑक्सीडेटिव, सॉरी, मैं कहता हूं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो एटीपी अब बनेगा ना। मैं क्या कहता हूं उसे, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ऐसा नहीं है कि जो हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ा वो फोटोफॉस्फोरेशन का, या वो है नहीं, वो हिस्सा नहीं है, वो भी हिस्सा ही है, वो सारा फोटोफॉस्फोरेशन ही है। बट वो शुरुआत थी फोटोफॉस्फोरेशन की, यहाँ पे अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला। अब क्या होगा, जैसे ही प्रोटॉन हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, क्या होगा, एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है एटीपी सिंथेस, एटीपी की फॉर्मेशन हो जाए। क्यों हुई? क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन हाई से लो की तरफ गया, उसने CF1 के अंदर कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज ले आया। और कुछ कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से, जो कि हाई क्लासेस का पार्ट होता है, आपके इस लेवल पे हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं यूजुअली, उन चेंजेस की वजह से एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में वो एनर्जी बॉन्ड, जिसको आप फॉस्फेट बॉन्ड कहते हैं, वो बन जाती है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरह से अल्टीमेटली देखा जाए तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में फोटो सिस्टम से शुरू हुई कहानी, उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट को बना के उन्होंने क्या किया, उसे
वापस से ब्रेक डाउन करवाया, और जब ब्रेक डाउन करवाया तो जब प्रोटॉन अपने हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया और स्पेशल मॉलिक्यूल्स के थ्रू गया, जिसको आप क्या कहते हैं, इसी मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हैं, CF1, CF0, CF1 पार्टिकल कह सकते हैं, आप इसे ऑक्सीजोम कह सकते हैं, आप इसे कपलिंग फैक्टर कह सकते हैं, आप इसे एटीपी सिंथेटेज कह सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बट एनसीईआरटी को जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी जिस तरह से मेंशन करती है तो वहां पे अगर आपको चीजें याद रहे वैसे तो वो ज्यादा बेटर है। ऑक्सीजोम, CF0, CF1 एलिमेंट्री पार्टिकल्स कंसीडर भी किया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या किया, उन पार्टिकल्स के थ्रू प्रोटॉन्स को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर किया, अल्टीमेटली वो खुद ट्रांसफर हुए, डिफ्यूजन हुआ एक तरह से, और जब डिफ्यूजन हुआ तो CF1 के अंदर जो कि इसी ऑक्सीजोम का या इन पार्टिकल्स का एक हिस्सा था, उसमें कंफर्मेशन चेंजेस आए, और उस कंफर्मेशन चेंजेस के दौरान आपने एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या किया कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के द्वारा एटीपी को बनाया। अब ये एटीपी कहाँ यूज होंगे, ये एटीपी यूज होंगे डार्क रिएक्शंस में, जो कि हम फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ इस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं फर्दर लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो पॉइंट्स डार्क रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले ही हम वहां पे मेंशन कर देंगे।